हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, मैं अजय कुमार। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह कक्षा 10वीं का जो पहला चैप्टर संसाधन का वीडियो था उसका अगला ही पार्ट है। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं संसाधन के बारे में और यह पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं और इसमें हम मुख्य रूप से भूमि के बारे में जानेंगे। तो हम चलते हैं वीडियो पर, जो कुछ खास बातें हैं भूमि के बारे में वो जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भू संसाधन की। संसाधन के बारे में हम जान चुके हैं कि वे सारी वस्तुएं, वो सारे साधन जिनके माध्यम से हमारा काम आसान हो जाए या हमें फायदा पहुंचे, वो क्या है, संसाधन है। उन्हीं में से एक है भू संसाधन, जो कि हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। भू का तात्पर्य है भूमि से, धरती से, और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भूमि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। चाहे आपको कृषि करना हो, कृषि कार्य के लिए भूमि अनिवार्य है। इसके अलावा उद्योग के लिए, खनिज के लिए, यात्रा करने के लिए, सड़क परिवहन के लिए, हर कामों में भूमि की आवश्यकता होती है। तो इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए भूमि संसाधन है। तो इसके बारे में कुछ बातों को हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो भू संसाधन है हमारा, इसको कुछ वर्गों में बांटा गया है। यानी मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत जो है भारत के कुछ क्षेत्र है। भू आकृति, भूमि की आकृति के अनुसार जो है क्षेत्रों को बांटा गया है। पहले उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला भाग जो है यह है मैदानी भाग। आकृति, भू आकृति के अनुसार जो है पहला भाग जो बांटा गया है वह कौन सा है, तो वह है मैदानी भाग। मैदानी भाग जहां पर हम कृषि कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं। तो यह मैदानी भाग जो है यह 43% है। मैदानी भाग की प्रतिशतता कितनी है, तो यह 43% है मैदानी भाग, जिसमें हम कृषि तथा उद्योग के कार्यकलाप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा प्रकार जो है यह है पर्वत। पर्वत, चूंकि हम यहाँ पे कृषि तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पर्वत भी काफी महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है, तो पर्वतों से ही 12 मासी नदियों का जो है प्रवाह होता है। यानी वैसे नदियां जो 12 माह बहने वाली नदियां हैं वो कहाँ से निकलती है, तो पर्वतों से ही निकलती है। इसलिए पर्वत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ पर्यटन की दृष्टि से भी जो है पर्वत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के जो है वो है पठार। पठार जहां से हमें खनिज की प्राप्ति होती है, जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति होती है तथा वन की प्राप्ति होती है। यानी मुख्य रूप से जो है भू आकृति के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला मैदानी भाग है जो 43% है। इसमें मुख्य रूप से कृषि तथा उद्योग से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। दूसरा पर्वत है जो कि 30% है और इसमें हम पर्यटन के लिए जो है यह अच्छी जगह है। साथ ही साथ जो है 12 मासी नदी जो है उनका जो प्रवाह होता है वह इन पर्वतों के माध्यम से ही होता है। इसके अलावा तीसरा भाग पठार का है जो कि 27% है और इसी पठार से, चूंकि यह पठार जो है होता तो समतल है लेकिन समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर होता है, इसलिए यहाँ पे कृषि तो नहीं हो सकती है और पठारी क्षेत्र कृषि योग्य नहीं होती है। लेकिन यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, खनिज प्राप्त होता है, जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है और वन प्राप्त होते हैं। तो खनिज, जीवाश्म ईंधन के रूप में हम जान सकते हैं जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, गैस हो गया, ये सारी चीजें हम कहां से प्राप्त होती है, तो पठारी क्षेत्र से प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं जो यह हमारा भूमि संसाधन है, भू संसाधन है, इनके क्या क्या उपयोग हैं और किस प्रकार से इनको उपयोग में लिया जाता है। तो भूमि को जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार से उपयोग में लिया जा सकता है। पहला क्या है, प्राकृतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। यानी भूमि की उपयोगिता को जो है बांटने वाले 2 मुख्य कारक हैं। एक है प्राकृतिक कारक जैसे जलवायु, मृदा, उच्चावच, ये सब कुछ कारक हैं जो भूमि को बांटने का काम करता है उनकी उपयोगिता के लिए। और दूसरा मानवीय कारक में आबादी, तकनीकी कमी, आर्थिक स्तर, तो इस कारकों के कारण भी जो है भूमि की उपयोगिता को बांटा जा सकता है। तो किस आधार पर बांटा गया है, कैसे भूमि का उपयोग हम करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम भूमि उपयोग की बात करें तो पहला जो प्रकार है वो है वन। भूमि का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, वनों के लिए करते हैं। वन से हमें लकड़ियां प्राप्त होती है और इमारतें तथा सड़कें या अन्य कार्यों के लिए जो है हम उन लकड़ी का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो है लकड़ी का और भी कई सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, तो ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं, वन से प्राप्त होते हैं। तो कुछ भूमि का जो उपयोग किया जाता है वो वन के लिए किया जाता है, वनों के आधार पर बांटा हुआ है। दूसरा जो है वह है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। कुछ ऐसी भी भूमि है जो कि कृषि के लिए जो है उपलब्ध नहीं है, वहां पे कुछ अन्य काम होते हैं या कुछ अन्य क्रियाविधि वहां पे होती है। वह क्या है हम देखते हैं। पहला है इसके अंतर्गत बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। कुछ क्षेत्र ऐसी है जो कि पूरी तरह से बंजर है
बंजर मीन्स वैसी भूमि जहां पर हम किसी प्रकार के फसल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, ऐसी भूमि को हम बंजर कहते हैं। तो यह कृषि के लिए जो है यह अनुपलब्ध मीन्स उपलब्ध के लिए, कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है भूमि, या यहाँ पर हम कृषि नहीं कर सकते हैं, और ऐसी भूमि को हम क्या बोलते हैं, बंजर कहते हैं। तथा कुछ और भी है कृषि अयोग्य भूमि जहां पर कृषि नहीं की जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा प्रकार जिसमें है वो है गैर कार्यों में लगी भूमि। कुछ ऐसे कार्य हैं जहाँ पे कृषि तो नहीं है, लेकिन कुछ कृषि के अलावा कुछ अन्य कार्य वहां पर हो रहे हैं या कुछ काम वहां हो चुके हैं। जैसे इमारतें, जहाँ इमारतें बन चुकी है, सड़कें बन चुकी है, उद्योग लग चुके हैं, तो उन भूमि का भी प्रयोग हम कृषि के लिए नहीं कर सकते हैं या अन्य कामों में नहीं कर सकते हैं। तो यह क्या हो गया, कुछ कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि हो गया, जहाँ पर इमारतें, सड़क, उद्योग बने हुए हैं, वहां पे हम कृषि नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बंजर भूमि या कृषि अयोग्य भूमि है जहाँ पर हम कृषि नहीं कर सकते हैं। तीसरे प्रकार में आते हैं, यह है पड़ती भूमि तथा अन्य नहीं जोती जा सकने वाली भूमि। यानी कुछ ऐसी भूमि होती है जो पड़ती होती है और उन्हें जोता नहीं जा सकता है। इसमें जो है कुछ पड़ती भूमि जो है वो कई प्रकार से होते हैं, उनमें से कुछ 3 प्रकार की भूमि को मैंने लिखा है, इनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्या है, अस्थायी चारागाह एवं चराई भूमि। चारागाह का मतलब होता है कि जहाँ गाय मवेशी को जो हम जहाँ चराते हैं उसको हम चारागाह कहते हैं। तो कुछ ऐसी भूमि होती है जहाँ चारागाह के लिए जो है वह फिक्स की हुई रहती है, यानी उनका जो कार्य किया जाता है भूमि का वो चारागाह के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ बाग बगीचे एवं बागवानी भूमि। कुछ ऐसी भी भूमि होती है जहाँ बाग बगीचे लगे रहते हैं, फुलवारी लगी रहती है, चायपत्ती का बागान वगैरह, कुछ इस प्रकार से बगीचे होते हैं जहाँ पर हम अन्य कृषि नहीं कर सकते हैं। तो यह क्या है, बगीचे के रूप में यह जो है प्रसिद्ध होता है। आगे जो है तीसरा, इसमें यह कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां 5 वर्षों से खेती न हुई हो। कुछ ऐसी भी बंजर भूमि होती है जो कृषि योग्य है। यह क्या है, कृषि योग्य है, यहाँ हम कृषि कर सकते हैं लेकिन फिलहाल बंजर है। और क्यों बंजर है, तो जहां 5 वर्षों से अधिक खेती नहीं हुई है वह भूमि बंजर हो जाती है, लेकिन इसे हम कृषि के उपयोग में ला सकते हैं। यह तीसरे प्रकार की भूमि के बारे में हमने जाना। चौथे प्रकार की जो भूमि है यह है पड़ती भूमि। और पड़ती भूमि भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्तमान पड़ती और दूसरा है पुरातन पड़ती। अब वर्तमान पड़ती क्या होता है, तो वैसी पड़ती भूमि जहां पर अभी खेती नहीं की जा रही है, यानी 1 वर्ष से पहले जो है खेती नहीं हुई है, कोई ऐसी भूमि है जहां पर जो है 1 वर्ष से कोई भी खेती हुई ही नहीं है, उसे हम कहते हैं वर्तमान पड़ती। इसके अलावा कुछ और होते दूसरे प्रकार के पुरातन पड़ती। तो पुरातन पड़ती क्या होता है कि वैसी पड़ती यानी वैसी भूमि जहां पर 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के पहले तक जो है वहां पर खेती नहीं की गई है, तो वैसी खेतों को, वैसी भूमि को हम क्या बोलते हैं, पुरातन पड़ती भूमि बोलते हैं। तो यहाँ पड़ती भूमि हमने 2 प्रकार का देखा। पहला वर्तमान पड़ती जहां पर कि 1 साल के अंतर्गत जो है कोई किसी प्रकार की खेती नहीं हुई हो। दूसरा पुरातन पड़ती जहां पर कि 5 वर्षों के अंतर्गत किसी भी प्रकार की खेती नहीं हुई हो। अगला जो हमारा 5वां प्रकार है यह है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, यानी वैसी भूमि जहां पर शुद्ध रूप में अच्छी तरह से कृषि होती है और कृषि योग्य भूमि है, वहां कृषि का फसल का उत्पादन किया जाता है। वर्ष में 1 या 1 से अधिक फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। जब किसी भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल का उत्पादन करते हैं उसे हम सकल कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसे हम सकल कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। और यह शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र वैसी क्षेत्र जहां पर की खेती नियमित रूप से हो रही है और हर वर्ष खेती हो रही है। तो यह भूमि उपयोग के आधार पर जो कुछ भूमि के प्रकार हैं। और यहाँ पर भू संसाधन के अंतर्गत हमने जाना कि भू आकृति के आधार पर कुछ भागों में जो बांटा गया है वह किन किन भागों में बांटा गया है। तो अब हम बात करते हैं भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण की। भूमि निम्नीकरण होता क्या है, तो अगर उपजाऊ भूमि में भूमि जो एक कृषि योग्य होती है अगर उसकी स्तर गिर जाए यानी उपजाऊ क्षमता गिर जाए या फिर कमजोर हो जाए मृदा, इसे हम कहते हैं भूमि निम्नीकरण। तो अब हम भूमि निम्नीकरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात जानते हैं। तो भूमि निम्नीकरण के बारे में सबसे पहले हम क्या जानेंगे, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वह क्या है, निम्नीकृत है। यानी 13 करोड़ हेक्टेयर ऐसी भूमि है जो निम्नीकृत है, जहां पर जो है उपजाऊ क्षमता कम है या किसी न किसी प्रकार से भूमि का ह्रास हो रहा है। इसमें कौन कौन से प्रमुख कारक हैं हम उनके बारे में जानते हैं। पहला है निम्नीकृत वन, 28% जो है निम्नीकृत वन के कारण जो है भूमि निम्नीकृत हो रहा है। दूसरा है 56% जल अपरदित,
जल अपर्दन के कारण भी जो है 56% भूमि निम्नीकृत हो रहा है। जल अपर्दन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जल के माध्यम से अगर जैसे बाढ़ वगैरह आती है या नदी के पानी के माध्यम से जो है किसी क्षेत्र का मिट्टी का कट जाना और कहीं और चले जाना, यह क्या है, भूमि निम्नीकृत कहलाता है। किसके माध्यम से? तो जल अपर्दन के माध्यम से। तो यह जल अपर्दन के माध्यम से 56% भूमि निम्नीकृत होते हैं। इसके बाद 6% लवणीय और क्षारीय क्षेत्र। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लवणीय और क्षारीय के बारे में, लवण और क्षार के बारे में केमिस्ट्री में बताया गया है। तो कुछ लवणीय भूमि और क्षारीय भूमि भी है जिनके कारण क्या होता है, भूमि निम्नीकृत होता है। उनकी मात्रा कितनी है? 6% है। इसके बाद है 10% जो है यह वायु द्वारा अपराजित होता है, यानी हवा के माध्यम से जो है मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है। और वह कितना होता है? वह 10% होता है। यानी तेज तूफान, तेज हवा के कारण जो है उपजाऊ मिट्टी जो है उनमें कटाव आता है, उसमें अपरदन होता है और भूमि निम्नीकृत होता है। तो यह जो है 10% वायु के द्वारा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ मानवीय क्रियाएं भी हैं जिनके कारण जो भूमि निम्नीकृत होती है। पहला क्या है? तो पहला है खनन और वनोन्मूलन। यानी खनन के लिए क्या करते हैं, हम वन का उन्मूलन करते हैं, मीन्स वनों का ह्रास करते हैं, वनों की कटाई करते हैं। तो अत्यधिक मात्रा में वन की कटाई के कारण भी भूमि निम्नीकृत हो रहा है। और यह भूमि जो निम्नीकृत हो रहा है इसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? वन की कटाई। और वन की कटाई कई कारणों से की जाती है, उनमें से एक कारण खनन भी है कि खनन के दौरान क्या करते हैं, तो हम वन की कटाई करते हैं, मिट्टी की खुदाई करते हैं और वह गड्ढा जो बनता है उसे वैसा ही छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है, वनोन्मूलन, वन की कटाई भी होती है और वन का ह्रास होता है, साथ ही साथ भूमि निम्नीकृत होती है। इसके बाद दूसरा है अति पशुचारण। अगर अत्यधिक पशुचारण होती है, मानते कोई क्षेत्र जो है वहां पर 100 मवेशी के लिए जो है चारे की व्यवस्था है, लेकिन वहां 200 मवेशी है, तो वो क्या करते हैं, अत्यधिक मात्रा में पशुचारण का जो है दोहन करते हैं। साथ ही साथ उनका जो जड़ होता है वो जड़ तक जो है वह उसको खत्म कर देते हैं, मवेशी के द्वारा यह खत्म कर दिया जाता है, जिसके कारण वहां पे फिर से जो है घास नहीं उग पाते हैं, वहां पे चारण की व्यवस्था नहीं हो पाती है और वह भूमि भी निम्नीकृत हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसके बाद है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के माध्यम से क्या होता है कि अगर हम अत्यधिक सिंचाई करते हैं तो वो पानी क्या होता है, जमीन के अंदर तक पहुंच जाता है और जमीन के अंदर जो कुछ विषैले तत्व होते हैं, हानिकारक तत्व, रासायनिक तत्व होते हैं, उनको वह ऊपर ले आते हैं, जिसके कारण जो है भूमि निम्नीकृत होता है, भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है और मिट्टी का ह्रास होता है। आगे है खनिज प्रक्रिया। कुछ खनिज प्रक्रिया मीन्स खनिजों को जो हम धरती के अंदर से निकालते हैं, भूमि के अंदर से निकालते हैं, तो उनके साथ जो है कुछ डस्ट, कुछ गंदगी भी निकलती है और वह क्या होता है, पहले तो वायुमंडल में फैल जाती है, फिर वह वायुमंडल से जो है धरती के ऊपर वाली परत पर वो समा जाती है। इससे क्या होता है कि जब सिंचाई करते हैं तो भूमि जो है पानी सही ढंग से भूमि के अंदर नहीं पहुंच पाता है, वह लेयर में ही रुक जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है, तो भूमि निम्नीकृत होता है, यानी भूमि जो है सही मात्रा में जो है पानी का अवशोषण नहीं कर पाते हैं खनिज प्रक्रिया के दौरान। आगे है औद्योगिक जल निकास। जो उद्योगों से जल निकलती है, गंदे कचरे वाले पानी निकलते हैं, उनको क्या करते हैं, हम जहां तहां बहा देते हैं, उससे भी क्या होता है, भूमि निम्नीकरण की क्रिया होती है। तो ये सब कुछ मुख्य कारण है जिससे जो है भूमि की निम्नीकरण की क्रिया होती है, यानी भूमि में स्तर की गिरावट होती है। अब हम बात करते हैं कि संरक्षण की, कि भूमि को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, इनके संरक्षण के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन, यानी ज्यादा से ज्यादा जो है वन को लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे की रोपाई करें। साथ ही साथ क्या है, तो जो चारागाह है उनका भी उचित प्रबंध करें। जो हमने भी देखा कि चारागाह की कमी होने के कारण जो है मवेशी जो है उनके जड़ तक को खत्म कर देता है, तो इसलिए चारागाह का ज्यादा उचित प्रबंध करें, उनको अच्छे ढंग से रखें और जितनी आवश्यकता हो उनके अनुसार कार्य करें। दूसरा है भूमि कटाव को रोकने के लिए जो है कुछ और कार्य हम क्या कर सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे ज्यादा लगाने का काम तो कर ही सकते हैं। जो रेतीले जगह है वहां पर जो है कुछ झाड़ीदार या फिर कांटेदार पेड़ पौधे लगा के भी हम वहां पर मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। इसके बाद है बंजर भूमि का उचित प्रबंध। जो बंजर भूमि है, जो कृषि योग्य नहीं है, हम उसमें फैक्ट्री, उद्योग लगाकर, विद्यालय बनाकर क्या कर सकते हैं, उपजाऊ भूमि को हम बचा सकते हैं, यानी बंजर भूमि का हम उचित प्रबंध कर सकते हैं। और कुछ ऐसे बंजर भूमि जहां पर कृषि योग्य है या उसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है, तो हम उनको भी प्रयोग में ला सकते हैं, कृषि योग्य बना सकते हैं और बंजर भूमि का हम उचित प्रबंध कर सकते हैं। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि में कमी।
जनसंख्या का वृद्धि भी जो है भूमि निम्नीकरण का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इसलिए अगर जनसंख्या वृद्धि में कमी होती है तो भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। इसके बाद है उपजाऊ भूमि पर इमारतें अथवा कारखाने स्थापित न करना। अब कुछ उपजाऊ भूमि है, वहां पर हम बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, उद्योग बनाते हैं, विद्यालय बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, तो यह उपजाऊ भूमि जो है वो अभी बर्बाद हो जाती है। इसके जगह पर हम कुछ ऐसी बंजर भूमि जहां पर हम खेती नहीं कर सकते, जो कृषि योग्य नहीं है, हम वहां पर इमारतें, हॉस्पिटल या विद्यालय बनाकर जो है हम उपजाऊ भूमि को बचा सकते हैं। इसके बाद है खनन नियंत्रण। खनन को नियंत्रित करके जो है कम से कम खनन करें और भूमि को हम संरक्षण करें, तो खनन नियंत्रण के माध्यम से भी हम भूमि निम्नीकरण का संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद है पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा कृषि। जो पहाड़ी भाग है जहाँ हम खेती नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ सीढ़ीनुमा कृषि की जा सकती है, जो कि भूमि संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। वहाँ सीढ़ीनुमा खेती करके हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं। आगे है औद्योगिक कचरे का परिष्करण। जो उद्योगों से कचरे निकलते हैं उसे हम जहां तहां नहीं फेंके, उसका हम अच्छे ढंग से जो है उसका निपटारा करें, यानी ऐसे जगह पे उनका निपटारा करें जहां पर कि भूमि को हानि नहीं पहुंचे। तो इन कारणों से जो है भूमि संरक्षण के उपाय को कर सकते हैं, यानी भूमि को हम बचा सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो हमने जाना भूमि निम्नीकरण के बारे में और संरक्षण के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत में भू उपयोग के प्रारूप से संबंधित जो है देखेंगे कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व, यानी कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं, तो भू उपयोग को निर्धारित करते हैं कि भूमि का उपयोग किस कार्य में कैसे प्रयोग में लाया जाए। तो इसमें सर्वप्रथम हम बात करेंगे भौतिक कारक की। इसमें दो प्रकार के कारक हैं, एक भौतिक और दूसरा मानवीय कारक। पहले हम बात करते हैं भौतिक कारक की। तो भौतिक कारक में जो पहले आएंगे वो है उच्चावच, मीन्स भू आकृति। भूमि की आकृति कैसी है, ज्यादा ऊंचा है, ढलान वाला है, पर्वतीय है, पठारी है, मैदानी है, कैसे भाग हैं। क्योंकि भूमि की आकृति और भूमि की उच्चावच जो है बहुत डिपेंड करता है कि वहां किस प्रकार की खेती होगी या नहीं होगी। इसके बाद है जलवायु। जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है, उपोष्णकटिबंधीय है, शीतोष्णकटिबंधीय है। जलवायु भी काफी महत्वपूर्ण साबित होता है कि कृषि के लिए कौन सी फसल वहां उपजाऊ होगी और कौन सी फसल नहीं होगी, या कृषि होगी या नहीं होगी। तो जलवायु भी डिपेंड करता है भौतिक कारक में से। तीसरा है मृदा के प्रकार। मृदा के कई सारे प्रकार हैं, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, काली मृदा, कई सारे मृदा के प्रकार हैं। तो हर मृदा में हर फसल नहीं उगाई जा सकती है। किसी खास फसल का उत्पादन जो है किसी खास मिट्टी के प्रकार में ही होता है। तो मिट्टी के प्रकार को भी देखना जरूरी है कि कहां पर कौन सी मिट्टी के प्रकार हैं और वहां पर कौन सी फसल को उपजाई जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं मानवीय कारक। कुछ मानवीय कारक भी है जो कि भू उपयोग को निर्धारित करते हैं। पहला है इसमें जनसंख्या घनत्व। किसी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, किसी क्षेत्र में कम होता है। जैसे अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है लेकिन क्षेत्र भी काफी ज्यादा है। जो जमीनें होती है वह ज्यादा लंबी चौड़ी होती है और ज्यादा जमीनें होने के कारण जो है यहाँ पे कृषि के लिए पर्याप्त भूमि मिल जाती है। लेकिन शहर की अगर बात करें तो वहां पे जनसंख्या बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, जमीनें कम होती है। इस कारण से जो है वहां पर जनसंख्या घनत्व जो है वह बहुत ज्यादा होता है और गांव में जनसंख्या घनत्व काफी कम होता है। क्योंकि गांव में जनसंख्या घनत्व कम होता है, इसलिए यहाँ पर जो है कृषि आसानी से की जा सकती है। आगे है प्रौद्योगिक क्षमता। कृषि करने के लिए कुछ प्रौद्योगिक चीजों की भी आवश्यकता होती है, कुछ मशीनों की आवश्यकता होती है, कुछ तकनीकी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अगर वह हमें परिपूर्ण रूप से मिल जाए तो वहां पर अच्छी तरह से हम कृषि कर सकते हैं, और अगर नहीं मिलती है तो हम वहां पर कृषि क्षेत्र से नहीं कर सकते हैं। अगला है संस्कृति एवं परंपराएं। कुछ लोग संस्कृति से जुड़े रहते हैं कि उन्हें किस प्रकार के फसल को करना है, भूमि में कितनी बार फसल करना है। कुछ परंपराएं जुड़ी रहती है जो उनके पूर्वजों के टाइम से चली हुई आती है, तो लोग उनका भी पालन करते हैं, और यह भी एक असर डालता है कि कहां पर भूमि में कौन सी फसल का उत्पादन हो या फिर हो कि नहीं हो, यानी भूमि उपयोग में जो है यह प्रभाव डालते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर हम बात करें इसके आंकड़े की, तो इनमें जो है 93% भाग के ही आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। 93% भाग के आंकड़े ही हमारे पास उपलब्ध है, क्योंकि इसके 7% के अंतर्गत जो है
कुछ पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जो इसमें विवाद चल रहा है, साथ ही साथ कुछ जम्मू कश्मीर का आपका पीओके क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, साथ ही अक्साई चीन का भाग जो कि जम्मू कश्मीर में है लेकिन वो चीन के कब्जे में है। तो ये सब कुछ 7% भाग है जिन पर विवाद चल रही है। आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो मात्र 93% भाग के ही आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है। अब बात करें अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि का कम होना। अब अस्थायी चारागाह के अंतर्गत क्या है, भूमि हमारे पास कम हो रही है। अब चूंकि अगर हम बात करें, चारागाह जो है पशु के लिए उपयोगी है और पशुधन जो है भारत के लिए बहुत ही बड़ी धन है। तो पशुधन में भी यहाँ कमी आ सकती है, गिरावट आ सकती है अगर चारागाह की कमी होगी तो, क्योंकि अगर चारागाह ही नहीं होंगे तो पशु फिर खाएंगे क्या, कैसे खाएंगे और कैसे जिएंगे। आगे बात करते हैं कि 54% व्यक्ति जो है वह कृषि या उनके संबंध जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनसे जुड़े रहते हैं, यानी वह जो अपने रोजगार प्राप्त करते हैं वह कृषि से संबंधित कार्यों में ही वो पूरा कर पाते हैं और 54% लोग ऐसे हैं। आगे बात करते हैं वन नीति 1952 की। वन नीति 1952 जो आई थी, तो इनके अंतर्गत जो है भारत का जो कुल क्षेत्रफल है और जो यहाँ पर जनसंख्या है उनके अनुसार जो है वांछित क्षेत्र यानी 33% भाग पर वन का होना अनिवार्य बताया गया था। अगर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है, पर्यावरण को अच्छा रखना है, स्वच्छ रखना है, तो भारत में 33% भूमि पर वन होना अनिवार्य है। लेकिन वो आज हमारे पास नहीं है, 33% वन हमारे पास नहीं है, जिसके कारण कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। ये आप जानते ही होंगे, अभी ग्लोबल वार्मिंग जैसे कई सारी घटनाएं घट रही है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो वन की कमी होना, जैसे समय पर बारिश नहीं होना, गर्मी का अत्यधिक होना, ये सब भी डिपेंड करता है वन पर। और वन जो है 33% भूमि पर होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों भूमि संसाधन के बाद जो है हम जानते हैं मृदा संसाधन के बारे में। अब हम बात करेंगे मृदा संसाधन के बारे में जो कि भूमि से ही संबंधित है। तो मृदा संसाधन में हम पहले उन सारी मृदाओं के बारे में जानेंगे जो कि महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उनमें से पहला जो मृदा है वह है जलोढ़ मृदा। भारत में कई प्रकार की मृदा है, उनमें से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और पहले नंबर पर है वह है जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा के बारे में कुछ खास बातें क्या है, हम वह जानने का प्रयास करते हैं। तो जलोढ़ मृदा जो है सबसे पहले कहाँ पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा जो है यह संपूर्ण उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, संपूर्ण उत्तरी मैदानी क्षेत्र, आप मानचित्र में देख सकते हैं कि संपूर्ण उत्तरी मैदानी क्षेत्र का मतलब क्या है कि जो उत्तर के क्षेत्र में है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सब क्षेत्रों में, तो संपूर्ण उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं क्या, तो जलोढ़ मृदा। इसके बाद अगर हम बात करें कि जलोढ़ मृदा की जो निर्माण होता है वह किस प्रकार से होता है, तो यह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों के द्वारा जो है इन जलोढ़ मृदाओं का निर्माण होता है और यह उत्तरी भारतीय मैदानी क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं अगला जो पूर्वी तटीय मैदान। जलोढ़ मृदा पूर्वी तटीय मैदान के पास भी पाए जाते हैं। और जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, एक पुरानी और एक नया। तो पुरानी जलोढ़ मृदा जैसे हम बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मृदा जैसे हम खादर कहते हैं। इसके बाद है कि जो यह जलोढ़ मृदा होती है यह काफी उपजाऊ होती है, यानी इनकी उपजाऊ क्षमता जो है वह अत्यधिक होती है। और उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है कि इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना पाए जाते हैं। अगर आप कृषि के संबंध में कुछ जानते होंगे तो अवश्य जानते होंगे कि खेतों में जो है पोटास, फास्फोरस ये सब केमिकल के रूप में, रासायनिक खाद के रूप में दिया जाता है। लेकिन चूंकि इस मिट्टी में पहले से ही मौजूद होता है पोटास, फास्फोरस, चूना, तो इसलिए यह मिट्टी जो है काफी उपजाऊ बन जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से अनाज का उत्पादन किया जा सकता है इस मिट्टी में। इस मिट्टी में चावल, गन्ना, गेहूं, यह मुख्य फसल का उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही साथ दलहनी फसल का भी उत्पादन किया जा सकता है। यानी जलोढ़ मृदा के लिए चावल, गन्ना, गेहूं और साथ ही साथ दलहन फसल यह उपजाने वाले क्षेत्र कहलाते हैं जलोढ़ मृदा के क्षेत्र। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की मिट्टी के बारे में, यह है काली मृदा, जिसे रेगड़ मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा का अन्य नाम है रेगड़ मृदा। काली मृदा में क्या है, तो यह कपास की खेती के लिए प्रमुख है। काली मृदा में मुख्य रूप से कपास की खेती होती है। और काली मृदा का जो क्षेत्र है यह दक्कन पठार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्कन का पठार यानी जिसे हम दक्षिणी पठार भी कहते हैं या फिर प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं, तो दक्कन पठार का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर काली मृदा फैला हुआ है।
जिसके अंतर्गत गुजरात राजस्थान के क्षेत्र आते हैं। अब बात करते हैं, यह बहुत ही महीन कण वाली होती है जिसे हम मृत्तिका कहते हैं। क्योंकि यह बहुत महीन कण वाली होती है तो इसमें पानी का जो है अवशोषण वो आसानी से हो जाता है, इसलिए यह जो है एक उपजाऊ मिट्टी के रूप में जानी जाती है। और इसमें उपजाऊ ज्यादा होने का एक और भी कारण है कि इसमें कुछ और खास चीज पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना। इस मिट्टी में फास्फोरस कम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना यह सब ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए यह मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है। एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सी मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट किस मृदा में पाए जाते हैं, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बारीकी से याद रखना होगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो काली मृदा है यह गर्म शुष्क मौसम में जो है इसमें दरारें आ जाती है और इसमें वायु का मिश्रण हो जाता है इस दरार के कारण। तो दरार होने के बाद जो है इसमें वायु का मिश्रण होता है, जो थोड़ा फायदेमंद भी होता है। और इसमें जो जुताई की जाती है वह मानसून से पहले ही की जाती है, क्योंकि अगर मानसून के समय में जुताई की जाएगी, चूंकि यह हमने पहले ही जाना कि यह क्या है, दक्कन पठार के क्षेत्र में है और बहुत ही महीन कण होते हैं, तो ये पानी का अवशोषण बहुत ज्यादा मात्रा में करता है, इसलिए से मानसून से पहले जुताई कर देते हैं ताकि मानसून के टाइम में पानी का अवशोषण अच्छे से कर सके। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रकार की जो मृदा है, यह है लाल और पीली मृदा। इसके बारे में कुछ खास बात क्या है कि लाल और पीली मृदा जो है यह पूर्वी और दक्षिणी हिस्से, जो पूर्वी और दक्षिणी हिस्से हैं किसके, तो दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से। यहाँ पर आप दक्षिणी पठार या दक्कन का पठार लिख सकते हैं। तो दक्कन का जो पठार है इसका पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा जो है यहाँ पर लाल और पीली मृदा पाई जाती है। और यहाँ पर जो यह मिट्टी जो लाल है, लाल होने का कारण क्या है, इसमें लौह धातु पाए जाते हैं। लौह धातु ज्यादा मात्रा में यानी लोहे का कण ज्यादा मात्रा में होने के कारण जो है यह मिट्टी लाल होती है और जल योजन के कारण जो है पीला रंग भी होता है। आगे बात करते हैं कि इनका फैलाव कहाँ पर है, तो जो आपका यह लाल और पीली मृदा है इसका जो फैलाव है यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में, यानी इन क्षेत्रों में जो है यह पीली और लाल मृदा पाई जाती है। तो यह सब कुछ कंटेंट है जो आपको याद रखने हैं। इनसे सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। आपको सवाल इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है, तो कपास मृदा है। आपको पहले यह पूछा जा सकता है मानसून से पहले जो है किस मृदा की जुताई की जाती है, तो काली मृदा की जाती है। तो इस तरह से कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको बारीकी से याद करेंगे। अब हम जानते हैं लेटेराइट मृदा के बारे में। यह लेटेराइट मृदा जो है यह उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, यानी वैसे क्षेत्र जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो, हाई हो और वर्षा भी बहुत ज्यादा हो रहा हो, उन क्षेत्रों में जो है लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और चूंकि यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ही अधिक होता है, इसके कारण यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा जो है यह काफी कम होती है। और यह किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यह 3 क्षेत्र प्रसिद्ध है जहां पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और यहाँ पर जो है तकनीक के माध्यम से चाय और कॉफी की खेती की जाती है वृहद स्तर पर। इसके अलावा कुछ और क्षेत्र जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, इन क्षेत्रों में काजू की खेती की जाती है। यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, इन क्षेत्र में जो है पाई जाती है मृदा। साथ ही साथ जो है असम के पहाड़ी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा क्षेत्र में भी यह मिट्टी पाई जाती है। लेकिन मुख्य रूप से हमें याद रखना है कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफी की खेती की जाती है मुख्य रूप से लेटेराइट मृदा के कारण, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की खेती की जाती है। आगे हम बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा की। यह मरुस्थलीय मृदा ऐसी मृदा होती है जिसे नाम से ही पता चलता है, मरुस्थलीय मीन्स मरी हुई स्थल, मरी हुई भूमि, वैसी भूमि जो मर चुकी है यानी उनकी उर्वरा शक्ति कमजोर हो चुकी है, तो वैसी ही भूमि को हम मरुस्थलीय भूमि कहेंगे। तो मरुस्थलीय जो मृदा है यहाँ पर लाल और भूरा रंग की मतलब पाई जाती है। जो भी मिट्टी होती है यह लाल और भूरे रंग की होती है। यह रेतीले और लवणीय वाली मिट्टी होते हैं, रेत के टाइप के मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे कम नमी होती है, यानी जो यह मरुस्थलीय मृदा होती है इसमें नमी की मात्रा जो है, पानी की मात्रा वह भी कम होती है। साथ ही साथ ये कहाँ पाया जाता है, तो यह पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, जैसे जैसलमेर क्षेत्र वगैरह जो है, जैसलमेर, बीकानेर, इन क्षेत्रों में पाई जाती है जो कि पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है।
अब बात करते हैं अगला जो हमारा मृदा है वो है वन मृदा। वन मीन्स जंगल। तो वन मृदा ये कहाँ कहाँ के क्षेत्रों में किस प्रकार से हैं, तो पहाड़ी और पर्वतीय मृदा। इसे हम पहाड़ी और पर्वतीय मृदा भी कहते हैं क्योंकि यह मृदा जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका अगर हम बात करें जो हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत के हिमाच्छादित क्षेत्र में जो यह मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर अपरदन बहुत ही अधिक होता है क्योंकि यहाँ से जो है 12 नदियां निकलती है जिनके कारण मिट्टी का कटाव बहुत ही ज्यादा होता है, अपरदन बहुत ही ज्यादा होता है। और जो नदी घाटी के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो यह वन मृदा पाई जाती है यह काफी उपजाऊ भूमि होती है, काफी उपजाऊ मृदा होती है नदी घाटी के क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं मृदा अपरदन के बारे में। जो भी अभी मृदा के प्रकार हम लोगों ने पढ़ा वह मुख्य मृदा थे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और इन मृदाओं का जो निर्माण होता है यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। इस मृदा को बनने में जो है काफी समय लग जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में जो है कई वर्ष लग जाते हैं, कई हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए मिट्टी के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने जान लिया। और अगर पूछा जाए कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो चट्टानों के टूटने फूटने से और जो नदियों के द्वारा जो है बहाव से मृदा का निर्माण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मृदा अपरदन की। इसमें है मृदा कटाव और बहाव। मृदा अपरदन में मिट्टी का कट जाना। तो मिट्टी का जो कटाव होता है वो कैसे होता है, तो पानी के बहाव के कारण। पानी के बहाव के कारण क्या होता है, मिट्टी का कटाव या बहाव होता है। कभी कभी यह पवन के माध्यम से भी होता है। तो मृदा अपरदन में पहला पॉइंट क्या है, मृदा कटाव और बहाव, यानी मिट्टी का कटना और बह के चले जाना ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। इसके बाद करते हैं कि निर्माण और अपरदन संतुलन। यानी अगर हमें मृदा अपरदन को रोकना है तो निर्माण और अपरदन में संतुलन बनाए रखना है, जो कि पहले के टाइम में हुआ करता था। जितना मिट्टी कटता था उतना निर्माण भी हो जाता था। लेकिन आज कुछ मानवीय क्रियाकलाप के कारण जो है निर्माण बहुत कम हो पाता है और अपरदन बहुत ही ज्यादा होता है, जिससे यह मिट्टी में संतुलन नहीं बना हुआ है। मानवीय कुछ क्रियाकलाप है, क्या है, तो वनोन्मूलन मीन्स वन की अत्यधिक कटाई, जंगलों की अत्यधिक कटाई। पशुचारण, पशु का अत्यधिक मात्रा में जो है घासों का चराना। उसके बाद निर्माण कार्य में या फिर खनन। खनन में जो आपने इससे पहले ही समझा था कि जो हम खनिज को निकालते हैं धरती के अंदर से, तो वह जो खनन कहलाते हैं। तो उसके कारण से भी जो है कई सारी मिट्टी ऐसी है जो वो बर्बाद हो जाती है, यानी मृदा अपरदन होता है। तो मृदा अपरदन के जो मानवीय क्रियाकलाप वो क्या क्या है, वनोन्मूलन, पशुचारण, निर्माण और खनन। यानी यहाँ पर वन की अत्यधिक कटाई, पशुचारण, निर्माण की आवश्यकता है और खनन के कारण जो है यह मृदा अपरदन होता है। इसके बाद कुछ प्राकृतिक तत्व हैं। प्राकृतिक तत्व में क्या है, तो पवन यानी हवा। हवा के माध्यम से भी जो है मृदा का अपरदन होता है। हिम नदी, जो हिम नदी है, जो बर्फ वाली नदियां हैं, वह नदी के माध्यम से भी जो है मृदा का अपरदन होता है, जैसे भी हमने देखा हिमालय की हिमाच्छादित क्षेत्र में। इसके बाद जल के माध्यम से जो भी है मृदा का अपरदन होता है। तो इसके लिए जो है प्राकृतिक तत्व में पवन, हिम नदी और जल मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ खंड भूमि की, जो गड्ढे वाली भूमि होती है, जैसे चंबल घाटी की भूमि। तो यहाँ भी मृदा अपरदन के कुछ कारक हैं। तो इस प्रकार से ये सारे जो है मृदा अपरदन के कुछ कारक हैं और जो मुख्य मृदाएं थी उनके बारे में हमने जाना। अब हम कुछ और भी बातों को जानते हैं। अब हम बात करते हैं मृदा अपरदन के बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। मृदा अपरदन से बचाव के लिए है हम कुछ उपाय कर सकते हैं, जिसमें से पहला है समोच्च जुताई। समोच्च जुताई मीन्स जुताई सही तरीके से होना। जिस प्रकार से इससे पहले हमने देख लिया है कि जुताई के दौरान भी जो लोग कुछ गलतियां करते हैं, सही से हल नहीं चलने के कारण जो है मिट्टी में अपरदन होता है। तो अगर सही से हल चलाया जाए, सही मात्रा में खेती की जाए, अच्छे ढंग से खेती की जाए, तो समोच्च जुताई के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम मृदा अपरदन को बचा सकते हैं। इसके बाद है सोपान एवं सीढ़ीदार कृषि। सोपान एवं सीढ़ीदार कृषि जो पर्वतीय क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है, तो इनके माध्यम से भी जो है हम फसल को ज्यादा से ज्यादा उपजा सकते हैं और मृदा अपरदन को बचा सकते हैं। आगे पट्टी कृषि। पट्टी कृषि होता क्या है, यह फसलों के मध्य जो है घास की पट्टियां होती है। जो फसल होते हैं उनके मध्य में ये घास की पट्टियां होती है और इनका काम क्या होता है, तो जो वायु होती है, हवा होती है, उसका जो तेज होता है, पवन का तेज, उनको यह रोकने का काम करते हैं और मृदा अपरदन को यह बचाते हैं। इसके बाद रक्षक मेखला, जिसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है। रक्षक मेखला में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे को लगाना, क्योंकि वह हवा को रोक सकती है और साथ ही साथ मिट्टी में जो है अपनी एक पकड़ बनाए रहती है, जिसके माध्यम से मृदा अपरदन बहुत कम होता है।
अब हम बात करते हैं कि जब ऐसी समस्या है, हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण ये संसाधन है, मृदा संसाधन और भूमि संसाधन, तो इतना ज्यादा जो खपत हो रहा है, इतना ज्यादा जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, या फिर जो हम देख रहे हैं कि कितना ज्यादा इनका जो है कटाव हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अपरदन हो रहा है, तो यह जो है हम अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य हमारे लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है। और जो हमारे अतीत में जिस प्रकार से पहले खेती की जाती थी या फिर संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता था, आज हम उस तरह से नहीं करके हम संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। तो आज इन घड़ी में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर संसाधन पर जो है पूरा भार नहीं देकर, प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करके प्रकृति के अनुसार जो है कृषि कर रहे हैं और पेड़ों की मात्राओं को बढ़ा रहे, खेती ज्यादा से ज्यादा करते हैं और पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं। इनमें से एक गांव है जिसका नाम है सुखो माजरी गांव। सुखो माजरी गांव यह एक उदाहरण है ऐसे लोगों के लिए जो कि पेड़ की कटाई ज्यादा करते हैं परंतु पेड़ लगाते नहीं है या फिर पर्यावरण का दोहन करते हैं। तो पर्यावरण को देखते हुए इन्होंने इस प्रकार से तालमेल बैठाया और इतना अच्छा किया, जैसे हम देख सकते हैं वृक्ष घनत्व जो है 1976 में अगर हम बात करें तो मात्र 13 था प्रति हेक्टेयर में, लेकिन 1992 आते आते यह घनत्व जो है 1272 हो गया, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है कि सुखो माजरी गांव जो है इन्होंने प्रकृति से तालमेल ऐसा बनाया कि आज वहां पर इतने ही ज्यादा पेड़ पौधे हैं और कृषि अच्छे से करते हैं। तो इस प्रकार से जो संसाधन से रिलेटेड यह पार्ट 2 था, जिसमें हमने भूमि संसाधन और मृदा संसाधन के बारे में जाना, तो यह पूरी तरह से लगभग आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा बड़ा बना है क्योंकि रीजन क्या होता है कि जब आप कुछ डिटेल में पढ़ते हैं, किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो थोड़ा समय ज्यादा लगता है, इसलिए यह वीडियो ज्यादा लंबा बन गया। लेकिन अभी ज्यादातर स्टूडेंट करते क्या है कि बस कुछ क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं और सोचते हैं कि एग्जाम पास करने से ही हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन आंसर याद करके आप सिर्फ एग्जाम पास कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी टीचर है जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही रटवा देते हैं, याद करवा देते हैं कि आप इसको याद कर लीजिए, एग्जाम पास कर जाइएगा। तो आप एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जानकारी नहीं हो सकती है। और किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ें तो आप बेहतर ढंग से पढ़ें ताकि पूरी जानकारी हो, और ऐसा पढ़े कि आने वाले समय में आप खुद दूसरे को पढ़ा सके। और मेरा उद्देश्य भी यही होता है कि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ा सको। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक अवश्य कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा। साथ ही साथ किसी टॉपिक में कहीं पर अगर समझने में आपको दिक्कतें हुई होगी तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।